हमारी जो नेक्स्ट लैब है कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन की, उसके अंदर हम बात करेंगे डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस की और उनको हम किस तरह से मार्स सिमुलेटर के अंदर कोड कर सकते हैं असेंबली लैंग्वेज में। अब जो डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनका काम क्या होता है। ये इंस्ट्रक्शंस जो हैं मेमोरी में या मेमोरी से डेटा लेकर आने के लिए यूज होती हैं। दो तरह की इंस्ट्रक्शंस होती हैं, लोड एंड स्टोर। लोड इंस्ट्रक्शन का क्या काम होता है? लोड इंस्ट्रक्शन का ये काम होता है कि जैसे अगर आपको रियल लाइफ एग्जांपल दूं मैं, आपने किसी गाड़ी में सामान लोड करना है तो आपने मेमोरी से डेटा उठा के रजिस्टर के अंदर लोड करना है। और स्टोर का मतलब क्या होता है कि आपने किसी गाड़ी से उठा के डेटा स्टोर में रखना है। तो स्टोर इंस्ट्रक्शन क्या करती है, रजिस्टर से डेटा उठा के मेमोरी के अंदर जाकर स्टोर करती है। तो लोड एंड स्टोर दो तरह की इंस्ट्रक्शन यूज होती हैं हमारे पास, जो मेमोरी के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट करवाती हैं हमारे रजिस्टर्स का। या तो मेमोरी में डेटा लेकर जाती हैं या फिर मेमोरी से डेटा लेकर आती हैं। हमारे पास लोड वर्ड की जो इंस्ट्रक्शन यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है, किस तरह से काम कर रही है। लोड वर्ड, एक वर्ड आपने लोड करना है, ये हमारा डेस्टिनेशन रजिस्टर है इनटू T1। और कहाँ से लोड करना है, ये हमारे पास जो है सोर्स रजिस्टर है और उसके अंदर 8 जो है हमारा ऑफसेट ऐड हो रहा है 16 बिट का। तो जैसे कि हमने फर्स्ट लैब के अंदर देखा था कि हमारे पास आई टाइप इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिसके अंदर हम एक इमीडिएट वैल्यू ऐड करके एक न्यू एड्रेस कैलकुलेट करते हैं। तो लोड एंड स्टोर के अंदर ये हमारे पास आई टाइप इंस्ट्रक्शन है जिसके अंदर एक इमीडिएट वैल्यू हमने ऐड करके, एक ऑफसेट ऐड करके एक न्यू एड्रेस कैलकुलेट किया। और इस एड्रेस से जो है वो हमने क्या करना है, मेमोरी लोकेशन से हमने रजिस्टर के अंदर डेटा लेकर आना है, लोड करना है। ठीक है, ये हमारे पास हो गई लोड की इंस्ट्रक्शन। स्टोर की इंस्ट्रक्शन ने क्या करना है, रजिस्टर से डेटा उठा के मेमोरी में स्टोर करना है। ठीक है, तो इसका सिंटेक्स और उसका सिंटेक्स सेम है। अब इसमें बस क्या हो जाएगा कि यहाँ से डेटा पहले यहाँ आ रहा था, अब यहाँ से डेटा यहाँ जा रहा है। इस रजिस्टर से डेटा मेमोरी में जा रहा है, यहाँ पे मेमोरी से डेटा रजिस्टर में आ रहा था। ये इसके अंदर हमारे पास इसका सिंटेक्स हो गया। ये ऑफसेट के बारे में बताया हुआ है कि ऑफसेट हमारे पास 16 बिट की वैल्यू हो सकती है जो हम अपने सोर्स रजिस्टर में ऐड करके न्यू एड्रेस कैलकुलेट करते हैं। ये फर्दर उसी का सिंटेक्स जो है वो डिफाइन किया हुआ है इसके अंदर। और ये बताया हुआ है कि एड्रेस कैसे कैलकुलेट होता है। हमारे पास एक बेस रजिस्टर होता है, उसके बाद हमारे पास ऑफसेट होता है एक, जो कि एक इमीडिएट वैल्यू होती है 16 बिट की। जो हमारे पास 32 बिट्स मेमोरी एड्रेस, 32 बिट पड़े हुए होते हैं मेमोरी एड्रेस के ऊपर, वो हमने डेस्टिनेशन रजिस्टर के अंदर कॉपी करने होते हैं। सीपीयू क्या करता है, सीपीयू फेच करता है 4 बाइट्स यानी कि 32 बिट्स बेस्ड ऑन एनडीएनएस ऑफ द मशीन। अच्छा, अब ये जो एक वर्ड लिखा हुआ है ना एनडीएनएस वाला, इसका क्या मतलब है यहाँ पे। एनडीएनएस का अब यहाँ पे ये मतलब है कि आपकी जो मशीन्स होती है ना उसके अंदर डेटा को रिप्रेजेंट करने का ना फॉर्मेट होता है, लिटिल एंडियन और बिग एंडियन। इसके बारे में आपने थ्योरी में पढ़ा होगा कि ये किस तरह से कैलकुलेट होता है। मिसाल के तौर पे अगर आपने बिग एंडियन के फॉर्मेट में अपने डेटा को स्टोर करना है तो आपका डेटा जो है वो लेफ्ट टू राइट जो है वो स्टोर हो रहा होगा। जैसे पहले 00 फिर 60, इस तरह आपका डेटा जाएगा। अगर लिटिल एंडियन है तो पहले आपका आएगा 60 और फिर उसके बाद आएगा 00। तो वो राइट टू लेफ्ट आपका डेटा जो है वो स्टोर हो रहा होगा। तो इस तरह से आपका जो है लोड एंड स्टोर वो काम करता है कि आपका एक बेस रजिस्टर होता है और एक डेस्टिनेशन रजिस्टर होता है। आप बेस रजिस्टर के अंदर ऑफसेट को ऐड करते हैं और जो डेटा वहाँ पे पड़ा होता है 32 बिट्स का, वो उठा के आप अपने डेस्टिनेशन के अंदर स्टोर कर देते हैं। कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं बाइट ऑपरेशंस के लिए जिसमें हमने ये हम वर्ड वर्ड के साथ डील करें। वर्ड होता है 32 बिट्स का, ये है बाइट ऑपरेशंस। आप वर्ड की जगह बाइट भी उठा के ला सकते हैं, 8 बिट्स भी उठा के ला सकते हैं। तो उसके लिए आपकी जो इंस्ट्रक्शन होती है वो होती है लोड बाइट। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन थी लोड वर्ड की। नेक्स्ट हमारे पास ये दिया हुआ है लोड बाइट अनसाइंड। अनसाइंड वैल्यू का क्या मतलब होता है, ऐसी वैल्यू जिसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव का कॉन्सेप्ट नहीं होता। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव का कॉन्सेप्ट नहीं होता, इससे मतलब ये है कि आपके पास साइन बिट नहीं होती। आपके पास अगर साइन बिट हो तो उससे हमें पता चलता है कि नंबर जो है ये पॉजिटिव है या फिर ये नेगेटिव है।
तो लोड बाइट अनसाइंड का मतलब ये है कि आपकी जो है वो हमेशा से वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी, इसमें नेगेटिव का कॉन्सेप्ट नहीं होता। इसके अंदर भी ऑफसेट जो है वो 16 बिट्स की होती है और जो बाइट हम उठा के ला रहे हैं वो 8 बिट्स की होती है। इसी तरह लोड बाइट के साथ हमारे पास स्टोर बाइट की कमांड काम करती है। इसमें भी डेस्टिनेशन रजिस्टर होता है और हम ऑफसेट और सोर्स रजिस्टर से कैलकुलेट कर लेते हैं न्यू लोकेशन अपनी। अच्छा, और इस मैनुअल के अंदर हमें क्या बताया हुआ है? हाँ, एक ये पॉइंट इसमें इसने ये बताया हुआ है, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया हुआ है कि अगर आप लोड बाइट अनसाइंड की कमांड यूज कर रहे हैं तो लोड बाइट और लोड बाइट अनसाइंड में फर्क क्या है? लोड बाइट अनसाइंड और लोड बाइट जो है वो तकरीबन एक ही तरह से काम करती हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि अगर आप अनसाइंड यूज कर रहे हैं ना तो आपके पास साइन बिट की जगह जो बाकी बिट्स होती है ना उनको जीरो से रिप्लेस कर दिया जाता है। तो अगर आप इस कमांड को एग्जीक्यूट करें तो जो वैल्यू आपके पास T1 के अंदर आएगी ना, उसकी जो ये बाकी बिट्स है ना वो सारी जीरो सेट कर दी जाएंगी, क्योंकि ये हमने कहा कि अनसाइंड वैल्यू जो है वो हमेशा से पॉजिटिव ही होती है। जबकि जो लोड बाइट जब आप रन करेंगे ना, इसको आप एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे जो बाकी बिट्स है ना वो आपके पास एफ यानी कि 1 से रिप्रेजेंट होंगी, जो कि -1 के साइन को रिप्रेजेंट कर रही होंगी। तो लोड बाइट और लोड बाइट अनसाइंड के अंदर हमारे पास ये डिफरेंस आता है। आगे ये फर्दर उसी मशीन कोड की एग्जांपल दी हुई है कि आपका ऑप कोड, बेस रजिस्टर और उनकी कितनी कितनी बिट्स होती हैं। ये हमारे पास हाफ वर्ड आ गया है। वर्ड होता है 32 बिट्स का, तो हाफ वर्ड होता है 16 बिट्स का। भी हमने लोड बाइट की देखी, लोड वर्ड की देखी। अब अगर हमने 16 बिट्स उठा के लानी है तो उसके लिए हमारे पास LH और LHU, साइंड और अनसाइंड, यहाँ से हमारे पास उसकी वैल्यूज आ जाएंगी, सॉरी इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगी कि उसको किस तरह से हमने परफॉर्म करना है। नेक्स्ट अब हम इसका टास्क परफॉर्म करके देखते हैं। Write assembly program to load a word 32 bits in register num1 and move it to num2 and copy in the destination register using data transfer instruction। तो हम अपना मार्स सिमुलेटर यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ये हमारा जो सिमुलेटर है वो स्टार्ट हो गया है। तो अच्छा, अब ये इंस्ट्रक्शन हमें क्या कह रही है? हमने 32 बिट का एक वर्ड जो है उसको लोड करना है पहले एक रजिस्टर में, फिर उसको मूव करना है एक और रजिस्टर में, और फिर उसको कॉपी करना है एक डेस्टिनेशन रजिस्टर में। तो हमने क्या करना है, एक डेटा पोर्शन बनाना है, एक टेक्स्ट पोर्शन बनाना है। डेटा पोर्शन के अंदर आके हमने एक जो है अपना वेरिएबल डिफाइन कर देना है। मिसाल के तौर पे हम कह देते हैं कि ये है माई वेरिएबल, जिसकी डेटा टाइप हमने रखनी है वर्ड, क्योंकि उसने हमें कहा 32 बिट्स का आपने वर्ड बनाना है, ठीक है। और उसके अंदर हम वैल्यू रख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई उसकी। अब डॉट टेक्स्ट के अंदर उसने हमें क्या परफॉर्म करने के लिए कहा है? उसने कहा है कि इसको आपने पहले मूव करना है एक रजिस्टर के अंदर। तो हम लिखेंगे मूव की कमांड, तो रिमूव करने से पहले हम इसको लोड करेंगे किसी रजिस्टर के अंदर इस वेरिएबल को। तो हमने लिखना है लोड वर्ड, और इसको हम कहते हैं कि किसी एक टेम्परेरी रजिस्टर के अंदर मूव कर दो। तो माई वेरिएबल जो है उसको हमने इस टेम्परेरी रजिस्टर के अंदर मूव कर देना है। लेट से हम कह देते हैं कि ये हमारा num1 था। फिर हमने क्या करना है, इसको मूव करना है किसी और रजिस्टर num2 के अंदर। तो हम कर देंगे कि मूव, ये हमारा डेस्टिनेशन रजिस्टर है और इसके अंदर आप मूव कर दें T0 को। T0 को हमने T2 के अंदर मूव कर दिया। अब हमने इसको मूव करना है एक डेस्टिनेशन रजिस्टर के अंदर। तो हम लेट से कहते हैं कि डेस्टिनेशन रजिस्टर है मेरा T3, उसमें मैंने मूव कर दिया है T2 को। ये हमारा काम कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हम अपने कोड को जो है वो कंक्लूड कर देंगे। उसको करने के लिए हमें पता है कि हमें करना होता है लोड इमीडिएट वैल्यू VZ के अंदर हमने 10 इमीडिएट वैल्यू ऐड करनी होती है। इससे हमारा कोड जो है वो खत्म हो गया।
नेक्स्ट हमने करना है सिस्टम कॉल। इस फाइल को हम करेंगे सेव। फिर हम करेंगे इसको असेंबल, और असेंबल करने के बाद हम इसको रन करेंगे तो ये हमारा प्रोग्राम फिनिश हो गया है। अब अगर आप देखना चाहते हैं कि उसके अंदर क्या वैल्यू थी, तो वो हम लोगों ने देखा है कि इंटीजर को किस तरह से प्रिंट करवाया जाता है फर्स्ट लैब के अंदर। तो आप V0 के अंदर जो है वो 1 मूव करेंगे और सिस्टम कॉल करेंगे तो आपको उसकी वैल्यू जो है वो प्रिंट हो जाएगी। नेक्स्ट लैब टास्क हमारा क्या है? राइट एन असेंबली प्रोग्राम टू लोड एड्रेस एंड कॉन्स्टेंट्स देन कॉपी इट इन द डेस्टिनेशन रजिस्टर। हमने एक एड्रेस लेना है और हमने एक कांस्टेंट लेना है और उन दोनों को एक ही रजिस्टर के अंदर हमने कॉपी करना है। अच्छा, इस वाले टास्क के लिए भी हम सेम पहले अपना डॉट डेटा का सेगमेंट डिफाइन करेंगे और डॉट टेक्स्ट का सेगमेंट जो है वो डिफाइन करेंगे। डॉट डेटा के अंदर हमने क्या करना है, अपने जो व्हीकल वेरिएबल्स हैं, सॉरी, उनको हमने इनिशियलाइज करवाना है। तो एक उसने हमें कहा, एक आपका जो है एड्रेस होना चाहिए और एक आपका कांस्टेंट होना चाहिए। तो अगर हम इसको लिख दें माई एड्रेस और उसकी डेटा टाइप हम रख देते हैं वर्ड ही, और उसकी जगह हम स्टोर करवा देते हैं कोई भी स्ट्रिंग। लेट से मैं कहती हूँ यहाँ पे नेम लिख दो जॉन। जॉन का एड्रेस उठाना है हमने मेमोरी से। और एक हम रख देते हैं माई कांस्टेंट, उसकी भी डेटा टाइप रख देते हैं वर्ड, और उसकी जगह हम वैल्यू एंटर कर देते हैं ये वाली। अब हम आ गए डॉट टेक्स्ट सेगमेंट के अंदर। अब हमने इसके अंदर क्या काम करना है कि हम लोगों ने इसका एड्रेस उठाना है। तो हम करेंगे लोड एड्रेस इनटू A0। किसका एड्रेस उठाओ? माई एड्रेस का। जॉन मेमोरी में जिस जगह पे पड़ा है वहां से हमने इसका एड्रेस उठा के A0 के अंदर ला के रख देना है। उसके बाद उसने क्या कहा कि इस एड्रेस को आपने मूव करना है एक डेस्टिनेशन रजिस्टर के अंदर। तो उसके लिए हम इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे मूव। हमारा डेस्टिनेशन है T1 और उसमें क्या मूव करो, जो भी A0 के अंदर पड़ा हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्या काम था कि हमारे पास ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको हमने एक डेस्टिनेशन रजिस्टर के अंदर मूव करना है। तो सिंपल हम करेंगे मूव। डेस्टिनेशन रजिस्टर हमारा है T2 और उसके अंदर हमने मूव क्या करना है, कांस्टेंट वैल्यू। तो कांस्टेंट वैल्यू को मूव करने से पहले हमें लोड करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे लोड वर्ड। यहाँ पे हम कहते हैं T2 और उसके अंदर आपने लोड क्या करना है, माई कांस्टेंट। माई कांस्टेंट को हमने T2 के अंदर स्टोर कर दिया। अब हमने इसको नेक्स्ट डेस्टिनेशन रजिस्टर के अंदर जो है मूव करना है, तो वो आ जाएगा मूव T3। ये हमारा डेस्टिनेशन रजिस्टर है, इसके अंदर आपने मूव करना है T2 को। नेक्स्ट हमारा कोड यहाँ पे कंक्लूड हो जाएगा। तो हमने इमीडिएट वैल्यू जो लोड करनी है वो आ जाएगी 10। और नेक्स्ट हम कर देंगे सिस्टम कॉल। इसको हम लोगों ने करना है सेव। सेव करने के बाद इसको करना है असेंबल। और यहाँ पे ये एरर दे रहा है, जॉन इज नॉट अ वैलिड इंटीजर कांस्टेंट और लेबल। अच्छा, हमने यहाँ पे इसकी डेटा टाइप जो है वो वर्ड डिफाइन कर दी थी। वर्ड की जगह हम इसको आस्की करेंगे, ये एक मिस्टेक होती है यहाँ पे। अब इसको दोबारा असेंबल करके देखते हैं। तो ये हमारा असेंबल हो गया, उसको रन करके देखते हैं तो ये फिनिश हो गया है। तो बेसिकली इस कोड के अंदर हमने क्या करना था कि एक एड्रेस उठाना था। यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग डिफाइन किया, आप यहाँ पे कोई नंबर भी डिफाइन कर सकते थे, उसकी डेटा टाइप का ध्यान रखिएगा। और एक कांस्टेंट उठाना था और उन दोनों को हमने रजिस्टर्स के अंदर मूव करना था, डेस्टिनेशन रजिस्टर्स के अंदर। तो उसमें मूव करने से पहले हमने ये ध्यान करना था कि उससे पहले हमने उसका एड्रेस गेट किया, फिर हमने एड्रेस को स्टोर किया, और पहले हमने कांस्टेंट को लोड किया एक रजिस्टर के अंदर और फिर वहां से उसको डेस्टिनेशन के अंदर मूव किया। नेक्स्ट टास्क है हमारे पास, राइट एन असेंबली प्रोग्राम टू ऐड द कांस्टेंट 4 टू रजिस्टर 3 एंड डिस्क्राइब इट्स मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन।
इस टास्क को बड़े सिंपल तरीके से परफॉर्म किया जा सकता है। एक डॉट डेटा का सेगमेंट बनाएं और एक डॉट टेक्स्ट का सेगमेंट बनाएं। आपकी मर्जी, आप पहले इसको डॉट 4 जो है उसको डिफाइन करें, फिर मूव करें, या फिर आप इसको एज अ इमीडिएट वैल्यू डायरेक्ट उसके अंदर ऐड करवा दें। तो कांस्टेंट 4 को हमने ऐड करना है एक रजिस्टर 3 के अंदर, तो हमने डायरेक्ट कमांड लिख देनी है ऐड इमीडिएट वैल्यू। हमारा डेस्टिनेशन रजिस्टर होगा S3, और ऐड किस में करनी है, S3 के ही अंदर क्या वैल्यू ऐड करनी है, 4 वैल्यू ऐड करनी है। अब यहाँ पे हमें ये नहीं पता कि S3 के अंदर क्या वैल्यू पड़ी हुई है। पहले अगर हम S3 के अंदर इमीडिएट वैल्यू कोई ऐड करना चाहें तो वो हम कर सकते हैं। तो ये हमने ऐड इमीडिएट वैल्यू जो है वो इसके अंदर ऐड करवा देनी है इस तरह से। अच्छा, ये इमीडिएट वैल्यू हमारे पास ऐड हो गई, उसके बाद हमने V0 के अंदर 10 प्लेस कर देना है और सिस्टम कॉल कॉल कर देनी है। इसके बाद हम इसको सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप पे ही। ये सेव हो गया, इसको हम असेंबल करेंगे और इसको हम रन करेंगे तो प्रोग्राम फिनिश हो गया। इस कोड को मज़ीद रिफाइन किया जा सकता है। वो किस तरह से रिफाइन किया जा सकता है कि आप S3 के अंदर एक वैल्यू इमीडिएट वैल्यू पहले लोड कर दें और फिर इन दोनों को ऐड कर दें और फिर इनका रिजल्ट जो है वो प्रिंट करवा दें।